हाँ सर। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? I have a two vector in मैथमेटिकल उन्हें ट्रायंगल लॉ से बता दिया आपको कैसे ऐड करने की तरीका। हाँ ट्रायंगल लॉ बता दिए थे और पैरेललोग्राम लॉ बता दिए थे। ठीक है, दो वेक्टर को हाँ कैसे ऐड करेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने का बता दिए थे। ठीक है, तो वो हाँ ये जो मेथड है हम कब यूज करते हैं, ये मेथड जब यूज करेंगे हमें क्या देगा, वेक्टर देगा, दो वेक्टर और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल देगा, अब हम वो गिवन फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, और अगर ये जो वेक्टर है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में या ऑर्थोगोनल फॉर्म में देगा तो उसके लिए मैंने एडिशन कैसे करना है वो बताया था। उसके लिए एडिशन सिंपल हो जाता है, कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, बस एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ और जेड के साथ ऐड कर देते हैं और डायरेक्शन शो कर देते हैं, काम बन जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लिखना लिखना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, ब्रैकेट में आर लिख सकते हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, ब्रैकेट में आर, करेक्ट फॉर करेक्ट फॉर करेक्ट फॉर गिवन करेक्ट फॉर गिवन फिगर करेक्ट फॉर गिवन फिगर। डायग्राम ड्रॉ करना। पहला ऑप्शन है Q इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। दूसरा है आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 इज आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर। एंड लास्ट ऑप्शन इज एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। चारों ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। बोलो कौन सा करेक्ट होगा इसमें। बी और डी। बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्या बी है? ऑप्शन होगा बी सर। डी ऑप्शन है ऑप्शन आर होगा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। डी ऑप्शन सर। डी डी ऑप्शन ए होगा। ए बी डी। बी और डी। ए बी डी, किसी किसी ने बोला है, एक ने बोला है ए बी और डी, और कोई एक बच्चे ने बोला है डी और एक ने बोला है बी, बाकी लोग चलो समझते हैं। अगर कोई भी डायग्राम दिया हुआ है तो उससे कैसे समझेंगे कि कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। सबसे पहला जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। ठीक है, अगर क्यू मिल रहा है किससे, आर प्लस एस से, तो देखो आर प्लस एस का अगर एडिशन करोगे, आर वेक्टर ये है, एस वेक्टर ये है, ये आर वेक्टर है और ये एस वेक्टर है, क्या इससे क्यू वेक्टर मिल सकता है? नहीं मिलेगा। ठीक है ना, या फिर ऑप्शन को छोड़ दो, पहले तुम समझो कि यहाँ जो सबसे पहला चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा वो क्या आएगा। सबसे पहला चीज जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो आएगा कि P और Q से मिल करके, इस P और Q से मिल करके R बना हुआ है।
क्योंकि अगर इस p का देखोगे, इस p का वेक्टर का और इस q वेक्टर का टेल एक जगह पे मैच किया हुआ है, एक जगह पे टेल मिल रहा है, और इस टेल से पास होता हुआ जो वेक्टर होगा, डायगोनल जो वेक्टर होगा, दैट विल बी व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p ऑफ q। तो r जो होगा वो डायरेक्टली लिख सकते हो, r इज इक्वल टू वेक्टर प्लस p वेक्टर। ये सबको आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है सबको चूज करना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, यही तो पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है ना। अब समझते हैं और कोई करेक्ट हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि दो डायगोनल है किसी भी पैरेललोग्राम का, जो तो दूसरा डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट तो करेगा। बी तो सर बी तो होगा, अब बी तो आपका ऑप्शन है r1p+q²। स्क्वायर, अच्छा सॉरी, ये स्क्वायर नहीं है, ये वेक्टर है, स्क्वायर मैंने गलती से लिखा हुआ है, वेक्टर है वो, वेक्टर। स्क्वायर इसमें यार कहाँ से आ जाएगा, वेक्टर सारे चल रहे हैं ना, वो गलती से मैंने स्क्वायर लगा हुआ था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि ये जो दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पैरेललोग्राम का जो सेकंड डायगोनल है, इसको छोड़ करके वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों को हमने ऐड करा था, ऐड करने का दो मेथड था, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल मेथड। नेक्स्ट समझते हैं, अगर हमें दिया हुआ है a माइनस बी, अगर हमें ये करना, सब्सट्रैक्शन करना, तो ऐसा देखो वेक्टर में क्या होता है, कोई सब्सट्रैक्शन का रूल होता है ना, जो सब्सट्रैक्शन का रूल जो है वो अलग से डिफाइंड नहीं है, वो एडिशन रूल है। ये एडिशन रूल क्या है, ये जो वेक्टर है समझना, दिस कैन बी रिटन एज a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस सब्सट्रैक्शन कैन बी रिटन एज एडिशन। एडिशन में अगर एडिशन के फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ b वेक्टर। a वेक्टर में हम किसको ऐड करेंगे, b वेक्टर को ऐड नहीं करेंगे, नेगेटिव ऑफ b वेक्टर को ऐड करेंगे। तो समझना, नेगेटिव ऑफ b वेक्टर का मतलब होता है, सबसे पहले जब हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो a वेक्टर ला करके लिखेंगे, उसके बाद इसके हेड पे हम टेल पे रखते थे b वेक्टर ला करके। ये कब करते थे, जब a प्लस बी दिया होता था। अभी क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो जब भी a माइनस बी देगा तो हम क्या करेंगे, b का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देंगे। b का जो डायरेक्शन है उसको क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। नेगेटिव वेक्टर के केस में मैंने बताया था कि नेगेटिव वेक्टर अगर दिया हुआ है किसी भी वेक्टर का, तो हम करते क्या है, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका डायरेक्शन जस्ट गिवन वेक्टर से अपोजिट होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे बात समझ में, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो समझना, अब यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा तुमको, यहाँ मिलेगा जो वेक्टर वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। आ रही बात समझ में, तुमको क्या मिला। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो अब जब तुम्हें एडिशन करना ना, तुम्हें एडिशन किसका करना है, ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के साथ। तो अब जो तुम्हें डायगोनल मिलेगा, डायगोनल विल बी दिस वन, ये डायगोनल नहीं होगा, डायगोनल कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है ना। और दिस इज द शॉर्टर डायगोनल जो हम यहाँ पे लीव कर रहे थे। जब इसको कर रहे थे तो क्या मिल रहा था तुम्हें, यहाँ से जब a प्लस बी तुमने करा था तो a प्लस बी से तुम्हें ये डायगोनल मिला था, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a प्लस बी। और ये जो डायगोनल है ये है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। और ध्यान से देखो, इसके पैरेलल डायगोनल हम इसी में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके एक पैरेलल डायगोनल जो है इसमें ड्रॉ करोगे तो ये जो डायगोनल है समझना, जो शॉर्टर वाला मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग a वेक्टर माइनस b वेक्टर। आ रही बात समझ में, मतलब अगर तुम्हें पैरेललोग्राम, हाँ एक बार और, एक बार से चलो डिस्कस करोगे। चलो समझते हैं, फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। दिया क्या हुआ, हमें दिया हुआ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। तो इस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। किसी भी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगाओ क्या करेगा, वो गिवन वेक्टर का नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। तो समझना, हम जब a प्लस बी कर रहे थे, ए वेक्टर बी प्लस ये जब ऐड कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, ए वेक्टर, और इसके टेल पे ला करके दूसरा वेक्टर रख रहे थे बी वेक्टर, फिर यहाँ से फॉर्म कर रहे थे पैरेललोग्राम। और ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, जो इसके टेल से पास करेगा, इसके टेल से पास करता हुआ डायगोनल तुम्हें क्या देता था, ये जो डायगोनल देता था ये देता था a प्लस बी वेक्टर।
इतना क्लियर है? ये तो लास्ट कल क्लास वाला है। अब इसमें चेंज कहाँ हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है कि हमें a प्लस बी नहीं करना, हमें a माइनस बी करना है। तो ये जो वेक्टर है ना, इसका एक अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये वेक्टर, इस वेक्टर के एक अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर के बराबर है। तो अगर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ये जो वेक्टर है, दिस विल रिप्रेजेंट नेगेटिव बे वेक्टर। अब यहाँ से पैरेललोग्राम रूल फॉलो करोगे तो एक पैरेलल वेक्टर इसके, एक पैरेलल वेक्टर इसके को ड्रॉ करा। यहाँ से जो वेक्टर पास करेगा, ये जो वेक्टर पास करेगा, इन दोनों के टेल से जो वेक्टर पास करेगा, दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है? अब मैंने बोला था कल ही क्लास में कि किसी भी वेक्टर को हम स्लाइड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने क्या करा, इस वेक्टर को स्लाइड करके, इस वेक्टर को स्लाइड करके कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया। तो जब यहाँ पहुंचाओगे, जो गिवन तुम्हारा पैरेललोग्राम है नंबर 1 पैरेललोग्राम में, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर से। यानी दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर दोनों क्या है, ये सेम वेक्टर है, क्योंकि जस्ट पैरेलली स्लाइड किया हुआ है। आ रही बात समझ में? मतलब एक ही पैरेललोग्राम में तुम दोनों चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए प्लस बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ए माइनस बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो अगर एक सिंगल फिगर मैं ड्रॉ करूं, सिंगल फिगर अगर मैं ड्रॉ करता हूं पैरेललोग्राम का, तो क्या होगा समझना। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी ए माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? यानी दोनों जो डायगोनल है किसी भी पैरेललोग्राम के, वो दो चीज रिप्रेजेंट करेगा, एक समीशन ऑफ टू वेक्टर्स और एक सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से जो ऑप्शन डी है दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है? यहाँ ए की जगह क्या था, यहाँ ए की जगह था पी, इधर क्या था, क्यू था। और इस ध्यान से देखना, डायरेक्शन अपोजिट दिया हुआ था। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ, दिस इज एस वेक्टर। तो अगर एस वेक्टर लिखोगे, एस वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दिस विल बी क्यू माइनस पी वेक्टर। एस वेक्टर क्या होगा, क्यू वेक्टर, इस पे टेल इसका पड़ा हुआ है, तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, इस पे इसका टेल पड़ा हुआ है इसके हेड पे, और इसके हेड पे इसका हेड है, तो जिसके हेड पे हेड है दैट विल बी पॉजिटिव, जिसके हेड पे टेल है उसका नेगेटिव। क्लियर है? बोलो, किसी को कंफ्यूजन? तो अगर नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से कर सकते। आगे बढ़े, हटा दे इसको। हाँ सर। चलो अब थोड़ा समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर गिवन इन ऑर्थोगोनल फॉर्म। अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? क्योंकि ऑर्थोगोनल फॉर्म में क्या देता है, कंपोनेंट देता है। जैसे एक डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, वो जेड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तुमको वो बता करके रखेगा। तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, समझो। जैसे कल के केस में मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर है किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और ये 3D में है, ठीक है ना? 3D में क्यों है, क्योंकि इसमें तीनों डायरेक्शन पॉसिबल है। कुछ वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें दो डायरेक्शन पॉसिबल है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, 2D वेक्टर है, ठीक है ना?
कि उसमें गायब हो गया, थर्ड डायरेक्शन गायब हो गया, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो इसको 2D वेक्टर बोलेंगे। अगर ऐसा कुछ वेक्टर दिया हुआ है और तुमसे बोल रहा है मैग्नीट्यूड बताओ इस वेक्टर का कितना है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन तुमको साफ साफ दिख रहा है कि आई डायरेक्शन में कितना है, जे डायरेक्शन में कितना, सॉरी वाई डायरेक्शन में कितना और जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड उसका कितना है, वो अलग अलग से तुमको बता करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दिस विल बी रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा, कोई भी वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन तो ये वेक्टर खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि किधर किसका कंपोनेंट है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, लिखना फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर find a unit vector in the direction of a vector is equal to 5 I cap minus 12 j cap. Find a unit vector in the direction of a vector and a vector की वैल्यू कितनी है, it is 5 I minus 12 j. a वेक्टर है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तुमको दिया हुआ, तुम्हें पता क्या करना है, अब तुम्हें पता करना है यूनिट वेक्टर 5/13 I cap minus 12/13 J cap. ठीक है। कल की क्लास में बताए थे कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर तुम्हें लिखना है तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो दिस इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देखोगे, अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने लिखा, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जेड नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर, दिस विल गिव 3, सॉरी दिस विल गिव 13। 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर विल गिव, रूट करोगे 13 के बराबर आएगा। इसलिए जो ए वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर होगा इट विल बी 5i minus 12j डिवाइडेड बाई 30। ये क्या है तुम्हारा, एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर इसका यूनिट निकालोगे दिस विल बी 1। यूनिट कितना आएगा, 1 आएगा। अब यूनिट वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि यूनिट वेक्टर हमेशा किसी एक एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा या वाई एक्सिस की तरफ ही होगा या जेड एक्सिस की तरफ ही होगा, किधर भी हो सकता है, ठीक है ना। बस उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे 1 आएगा, ठीक है। हटा दे इसको। Next heading is coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या और इसका यूज क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं किसी भी पार्टिकल के या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है ना। अगर जैसे ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है तो तुमसे पूछा जाए कि ये मार्कर कहाँ रखा हुआ है, तो क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, ये ग्राउंड से कुछ ऊपर पे रखा हुआ है। मान लो ये ग्राउंड से 5 फीट ऊपर रखा हुआ है, 10 फीट ऊपर रखा हुआ है, 20 फीट ऊपर रखा हुआ है, ऐसे कोई बताएगा, ठीक है ना। मतलब वो क्या कर रहा है ना, एक रेफरेंस ले रहा है, रेफरेंस क्या ले रहा है, ग्राउंड, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो अगर नेचुरल मतलब जैसे तुम रियल लाइफ में हो तो रियल लाइफ में क्या होता है कि कोई भी रेफरेंस लोगे इजीली बता दोगे, लेकिन बुक में क्या होता है, अगर बुक में कोई चीज रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन डिनोट करते हैं, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं। आ रही बात समझ में।
तो जो हमें सिस्टम पढ़ना, हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन सब चीजों के बारे में हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो लिखना इट इज यूज्ड, इसके नीचे लिखना इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, it is used to describe position of an object, it is used to describe position of an object or a point, position of an object or a point in space, in space। नेक्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन बोलते हैं या फिर इसको रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लेन में ही बात कर रहे हैं, इधर एक्स और इधर वाई शो करते हैं। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हारा क्या है 0,0, यहाँ पे ये ओरिजिन है ओ 0,0। अगर यहाँ कोई पॉइंट पी रखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्स, वाई। ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे रखा हुआ है, और वाई रिप्रेजेंट करेगा कि वाई एक्सिस पे कितना दूर पे है। ठीक है, जेड एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा इधर की तरफ, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस हमें प्लेन में डील करना होता है या 2D में डील करना होता है, इसलिए हम क्या बात कर रहे हैं, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए, नेक्स्ट लिखना हेडिंग है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व करके, सॉरी एस को लिखना, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब समझो रेजोल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम जो मैथमेटिकल हमारा फॉर्म था, समझना मैथमेटिकल फॉर्म, मैंने क्या बोला था कि वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कौन क्या था कि उसका मैग्नीट्यूड बता देंगे और एंगल बताएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है ना, इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना होता है हमें किस फॉर्म में, ऑर्थोगोनल फॉर्म में। तुम्हें क्या दिया हुआ है, ए दिया होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बता करके रखेगा और साथ ही साथ थीटा बता करके रखेगा किसी रेफरेंस से। अब ये जो दोनों चीज दिया है इसको यूज करके हमें उसको कन्वर्ट करना होता है ऑर्थोगोनल फॉर्म में। ऑर्थोगोनल फॉर्म का मतलब कितना कंपोनेंट एक्स में है, कितना कंपोनेंट वाई में है, और अगर 3D में है तो कितना कंपोनेंट जेड में है। आ रही बात समझ में? तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं समझना। हमारे पास है लेट वी हैव अ वेक्टर, we have a vector A with magnitude A and it is making angle theta with x axis। A वेक्टर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुमको कि A वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, A है, और एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा विथ एक्स एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, इधर x इधर y, अब इसके रेफरेंस में हमें एक वेक्टर दिया हुआ, कौन सा वेक्टर, a वेक्टर। और ये जो a वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ a के बराबर है, और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ,
थीटा एंगल बना रहा है। सारी बात समझ में? अब इसे करना क्या है, इसे ब्रेक करना हमें एक्स कंपोनेंट में, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है। ठीक है, तो जब इसका कंपोनेंट लेते हैं तो समझना, इसको अगर ब्रेक करोगे, इसका जो शैडो है, इसका जो शैडो एक्स एक्सिस पे बनता है, इसका जो शैडो है, ये जो वेक्टर है, इसका शैडो जो एक्स एक्सिस पे बनेगा, दिस विल रिप्रेजेंट ए एक्स। ठीक है ना, इस वेक्टर का अगर इधर से टॉर्च जलाओगे, इधर से टॉर्च जलाओगे, क्या होगा, इसका शैडो बनेगा इस एक्सिस पे। तो शैडो जो बनेगा वो बनाते कैसे हैं, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में तुम्हें डायग्राम से शैडो बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर जितना पोर्शन यहाँ कट करेगा, दिस इज शैडो, या इसको कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब इस वेक्टर का ये कंपोनेंट एक्स, सिमिलरली इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो ए वाई होगा, और उसका लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा एक्स है। आ रही बात समझ में? तो अगर तुम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल लो, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा आराम से कि इस वेक्टर का एक्स की तरफ कितना पोर्शन है या कितना कंपोनेंट है, या शैडो कितने के बराबर है, या फिर वाई की तरफ इसका कितना पार्ट है, कितना कंपोनेंट है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से एक्स निकाल सकते हो, ए वाई निकाल सकते हो। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें, इस ट्राइंगल के हेल्प से, इस ट्राइंगल के हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, ए एक्स और ए वाई दोनों निकाल सकते हो। ये ट्राइंगल मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल का ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये साइड लेंथ दिया हुआ है ए, तुम्हें निकालना है ये ए एक्स। तो एक्स जो यहाँ होगा इट विल बी ए कॉस थीटा, है कि नहीं। एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। सिमिलरली अगर इधर देखोगे तो ये जो लेंथ होगा दिस विल बी ए साइन थीटा, और अगर ध्यान दोगे तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, मतलब ये क्या है, ये y है तुम्हारा। सारी बात समझ में? मतलब दिस वेक्टर a कैन बी रिटेन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहाँ ए एक्स कितना है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए वाई कितना है, ए साइन थीटा। क्लियर? बोलो, कोई कंफ्यूजन किसी को? हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और ये एंगल दिया हुआ था, उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन, या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। हो गया, हटा दी इसको। किसी कोई कंफ्यूजन है? तो कंपोनेंट लेने का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट लेने का मतलब होता है जो गिवन वेक्टर है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना, जो गिवन वेक्टर है इसका कितना पार्ट है, कितना पार्ट है गिवन डायरेक्शन, गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे एक्स की तरफ कितना इसका पार्ट है एक्स, वाई की तरफ कितना पार्ट है ए वाई, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट फॉर्म में। और अगेन कंपोनेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जैसे अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो वहां पे कंपोनेंट का यूज होगा। ठीक है, कंपोनेंट को ब्रेक करके अलग अलग फॉर्म में हम क्या करते हैं, वहां से कुछ कंपोनेंट जो होता है वो काम का होता है, कोई कुछ कुछ कंपोनेंट जो होता है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। तो हमें पता करना होता है कि कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट गिवन वेक्टर का बच रहा है। ठीक है, तो वो सब तभी कर पाओगे जब आराम से तुमको कंपोनेंट लेना आएगा। ठीक, चलो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम एडिशन कितने वेक्टर का कर रहे हैं, दो वेक्टर का। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कितने वेक्टर का एडिशन तुम कर पा रहे हो, दो वेक्टर का एडिशन कर पा रहे हो। अगर दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन दे दिया तो कैसे करोगे, जैसे 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर का एडिशन दे दिया तो फिर उसको कैसे ऐड करोगे, कोई आइडिया? लिखना, पॉलीगन लॉ, लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आवाज आ रही है? कहाँ चले गए सब, सो गए हो क्या? हाँ सर। हाँ सर आप हाँ सर। 3 कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। बाकी लोग 3 लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी लोग सोए हुए हैं। चलो समझते हैं कि अगर 2 से ज्यादा वेक्टर दे दिया, जैसे ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसा अगर तुमको 3-4 वेक्टर दे दिया, मतलब 2 से ज्यादा वेक्टर दे दिया, बोल रहा है इसका एडिशन करो, तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ, ठीक है ना, या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगेन हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को रेफरेंस लेते हैं, एक वेक्टर को फिक्स कर देते हैं, बाकी सारे वेक्टर को उठा करके अरेंज करते हैं, ठीक है। वो अरेंज इस तरीके से करेंगे कि क्या करे, वो पॉलीगन बनाए। पॉलीगन का मतलब समझते हो? पॉलीगन क्या है? एक फिगर है जिसका बहुत सारा साइड्स हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एडिशन है इसको करने के लिए हम ए को पहले एक जगह पे फिक्स करते हैं। ए को मैंने फिक्स कर दिया। अब इस वेक्टर पे बारी बारी से उठा करके हम क्या करेंगे, जो बचे वाले वेक्टर है उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। और हमारा तरीका क्या है, उठा करके ऐसे अरेंज करते हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लॉस ना हो, तो इसको स्लाइड करेंगे, ला करके यहाँ रख देंगे, तो ये बी वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बचा क्या, सी वेक्टर। अब सी वेक्टर को ला करके यहाँ रखेंगे, सी वेक्टर को ला करके यहाँ रख दो, तो दिस इज सी वेक्टर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब तुम्हारे पास डी वेक्टर बचा, तो डी वेक्टर को अगेन स्लाइड करके ला करके यहाँ रख देंगे। मतलब अरेंजमेंट कैसे करते हैं, एक वेक्टर को, हर एक वेक्टर को का हेड टेल मैच कराते चलते हैं। जैसे ए वेक्टर फिक्स करा, बी वेक्टर का टेल ला करके इस पे मैच करा, तो क्या बचा, इसका हेड बचा। अब इसके हेड पे सी वेक्टर ला के रखा, अगेन अगर सी वेक्टर ला के रखोगे, सॉरी ये डी वेक्टर, सी वेक्टर ला करके रखोगे तो डी वेक्टर को इसके उठा करके हेड पे रखोगे। अब होता क्या है, अगर तुमने ऐसे अरेंज कर दिया तो अब तुम्हें दिखे क्या, तुम्हें दिखेगा कि एक टेल खाली है और एक हेड खाली है। ए का टेल खाली है और डी का हेड खाली है। तो ये जो खाली पोर्शन है ना, इसको कनेक्ट कर दोगे, इसको कनेक्ट कर दोगे, और ये जो वेक्टर जिसका हेड डी के वेक्टर से मैच करेगा, दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। यानी ये जो वेक्टर है जिसका टेल कहाँ है, ए के टेल पे है, जिसका हेड कहाँ है, डी के हेड पे है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें क्या बचा, क्या था, ये सारे अरेंजमेंट के बाद तुम्हें ये चीज बचा था, ए का टेल और डी का हेड। तो इस तरीके से अरेंज करने के बाद ये जो दोनों चीज दिख रहा है यहाँ पे, ए के टेल के साथ और डी के हेड के साथ जो वेक्टर तुमको दिखेगा, दिस वेक्टर विल गिव समीशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी इन चारों के बदले तुम ये वेक्टर लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? हाँ सर। इसको समझने का एक दूसरा तरीका है कि ये आया कहां से, समझना। ये a प्लस बी है, अगर इस a प्लस बी को ऐड करोगे, ध्यान से देखना, अगर इस a प्लस बी को ऐड करोगे तो तुम्हें ये वेक्टर मिलेगा, दिस वेक्टर विल गिव व्हाट, a प्लस बी। ट्राइंगल लॉ से ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर के हेड पे ला करके बी वेक्टर को टेल मैच करवा रहे हो, तो जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ए और बी को सबमिशन कैसे दिखाओगे, सबमिशन दिखाओगे ए के टेल से बी को मैच करवा करके, तो ये ए प्लस बी देगा। सिमिलरली अब ध्यान से देखना कि ये जो वेक्टर है ए प्लस बी, इस वेक्टर का समीशन हम सी वेक्टर के साथ करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका A रिजल्टेंट होगा प्लस ये सी। ई, और कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से, यानी दिस वन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यानी ये C जो वेक्टर। वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अगेन तुम्हें क्या मिला, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस प्लस डी। डी। ये क्या देगा तुमको, ये नया वेक्टर देगा, दैट वेक्टर विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये जो पॉलीगन लॉ है ना, ये कोई अलग लॉ नहीं है, ये क्या है, एक्सटेंशन है तुम्हारा ट्राइंगल लॉ का। ट्राइंगल लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं, पहले 2 को ऐड करे, फिर तीसरा उसमें ऐड करे, फिर चौथा उसमें ऐड करे, फिर पांचवा छठा जो है सबका एडिशन करते जा रहे हैं, तो फाइनल आंसर हमें मिल जा रहा है। पहले 2 को ऐड करा, फिर जो रिजल्टेंट आया उसमें सी को ऐड करा, तो ये ऐड।
सारी बात समझ में क्लियर है, हम्म कोई कंफ्यूजन? तो ये पॉलीगन लॉ है। पॉलीगन लॉ में हम जब दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन दे देगा तब हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। ड्रॉ कर लिए हो, हटा दे इसको। हाँ सर। हाँ एक एग्जांपल समझते हैं। देखना, फॉर द सोन फिगर, फॉर द सोन फिगर, फॉर द सोन फिगर, which of the following, for the shown figure, which of the following, which of the following is correct? For the shown figure, which of the following is correct? A plus B equals to C. A plus C equals to B vector. Or A, B, C. A is equal to B plus C. या फिर A, B, C. D is A plus B plus C equals to 0. ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसको किसी भी लॉ से सॉल्व कर सकते हो, पॉलीगन लॉ से या फिर ट्राइंगल लॉ, किसी के भी हेल्प से कर सकते हो। अब समझना होता क्या है कि a प्लस बी तुमको क्या देता, सी वेक्टर देता। कब? जब इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता। आ रही बात समझ में? हाँ a सर। प्लस बी कब क्या होता, a प्लस बी रिजल्टेंट तब देता ना जब इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आता। a प्लस का रिजल्टेंट सी तब होता, लेकिन यहाँ क्या है, सी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मतलब दिस कैन बी रिटन एज a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, माइनस सी वेक्टर। लिख सकते हैं इसको, हाँ क्योंकि सी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ए का टेल, अगर ए का जिधर टेल है उधर सी का हेड है, यानी ये उल्टा फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो अगर उल्टा फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है तो दिस कैन बी ए प्लस बी, और इसको अरेंज करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसको पॉलीगन लॉ के हेल्प से भी समझ सकते हो। कोई भी अगर पॉलीगन दिया हुआ है जिसमें वेक्टर का हर एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मैच कर रहा है, अगर तुमको एक बहुत ज्यादा साइड्स वाला पॉलीगन दे दिया, जैसे 10 साइड का पॉलीगन दे दिया और उसमें से ऑप्शन चूज करवाने को बोल रहा है, तो हमें करना क्या है, हमें बस हेड टेल देखना होता है कि अगर इसमें देखोगे तो इसका हेड टेल क्या है, हेड टेल इसका मैच कर रहा है, यहाँ पे इसका हेड टेल मैच कर रहा है, यहाँ पे इसका हेड टेल मीट कर रहा है। तो यानी ये जो पॉलीगन है इसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। आ रही बात समझ में? इसको किस तरीके से सोच सकते हो, मान लो अगर यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, अगेन यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना? एक तरीके से इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोच सकते हो कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तीनों को ऐड करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए अगर ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। multiplication of two vectors, multiplication of two vectors, multiplication of two vectors। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबमिशन हमने देख लिया, सब्सट्रैक्शन भी देख लिया। सबमिशन और सब्सट्रैक्शन क्या है, सेम ही है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जो भी तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन दो तरीके का होता है। मल्टीप्लीकेशन कितने तरीके का होगा, दो तरीके का होगा। एक बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इस डॉट प्रोडक्ट को
हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, दो वेक्टर के प्रोडक्ट से जो उसका रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का, दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आधी बात समझ में? इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे एग्जांपल है, इफ वी हैव ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है। समझना, अगेन मैं रिप्रेजेंटेशन कौन सा यूज कर रहा हूँ, वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता के रखा है और उनके बीच का एंगल बता करके रखा है, तब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ए डॉट बी, ये देगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ध्यान से देखना, इधर कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, cos थीटा भी एक नंबर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी ए डॉट बी का जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट इज व्हाट, स्केलर, वो वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सारी बात समझ में? और ये हम कब यूज करते हैं, ये तब यूज करेंगे जब दो वेक्टर देगा, किस फॉर्म में, एंगल और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया हुआ है तो, अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया हुआ है तब हम क्या करते हैं, ये लिख लियो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये बस फॉर्मूला है छोटा सा, ये याद रखना है। अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में देगा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर यहां से ए डॉट बी निकालोगे, देन ए डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब इसमें होता क्या है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ए एक्स बी एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ए वाई डी वाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ए जेड बी जेड। ये तुमको क्या देगा, दिस विल गिव यू डॉट प्रोडक्ट। अगर तुमको दो वेक्टर्स किस फॉर्म में दिए हुए हैं, दो वेक्टर दिए हुए हैं ऑर्थोगोनल फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। इसमें एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, ठीक है। अब होता क्या है ना, क्योंकि अगर y को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो होता क्या है, इस j और i में, इस j और i में डायरेक्शन कितने का है, j और i में डायरेक्शन होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो j और i में डायरेक्शन कितने का है, 90 डिग्री का है, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब x कंपोनेंट को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से स्केलर प्रोडक्ट उसका 0 आता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, और cos 90 0 होता है, इसलिए तुम्हें i का i के साथ मिलेगा, i के i के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, सॉरी 1 होगा, i इंटू i डॉट i 1 होगा, सिमिलरली j डॉट j 1 होगा, k डॉट k 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो नोट में, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k 1 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर दो i मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 cos 0, i और i के बीच में एंगल कितना हो गया, i और i के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, इसलिए 1 इंटू 1 cos 0 विल गिव 1। सिमिलरली j डॉट j 1, k डॉट k 1। और अगर तुमने ऐसा कर दिया, i डॉट j या फिर j डॉट k या फिर i डॉट k, ये वैल्यू होगा 0 के बराबर, क्योंकि अगेन
आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0। तो इसलिए कितना रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। अब समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसका यूज क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। पहला चीज, डॉट प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डॉट प्रोडक्ट से सीधे एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। सारी बात समझ में? होता क्या है फिजिक्स में, ऐसी बहुत सारी दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो तुमको तीसरा डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर तुम्हें आइडिया है, तुमने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूँ कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्क। वर्क मिलता है। ठीक है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिला? वर्क मिला। सिमिलरली जो पावर है, पावर क्या होता है? एफ डॉट वी, यानी फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से क्या मिलता है तुम्हें? फोर्स एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट से तुम्हें, सॉरी पावर के पे वेक्टर नहीं, ये पावर मिलेगा। पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आगे पढ़ोगे, वर्क निकालने को पूछेगा, वर्क पावर एनर्जी में। बोलो सर क्वार्क क्या है? क्या क्या? क्वार्क? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा आवाज। और सर क्वार्क आपने बोला कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर के डॉट करूँ तो क्वार्क मिलेगा। ओह सॉरी 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 सर, क्वार्क। वर्क बोल रहा हूँ, वर्क, हाँ वर्क, वर्क डब्ल्यू। ओके ओके। और ये पावर कहाँ से मिलेगा? इधर से मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज तुमको मिलेंगी जो कहाँ से आ रही हैं? वो किसी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रही है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट तुम्हें नहीं हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर। अब समझते हैं एप्लीकेशन इसका क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सर वीडियो नहीं किस आ तरीके रहा। से यूज कर सकते? क्या नहीं आ रहा? वीडियो सर। वीडियो किसी को नहीं आ रहा है? मुझे तो दिख रहा है यार यहाँ पे वीडियो। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आ रहे हैं। अरे तुम किसी और का पिन करके रखे होगे, इसलिए नहीं आ रहा होगा। वो मेरा पिन कर लो, हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है। देखो, अभी हमें पता चला, लिखना। फर्स्ट एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट is used to find angle between two vectors। ठीक है, दो वेक्टर का अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट पता है, ठीक है, और बाकी जो दोनों वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड पता है, तो उन दोनों के बीच का क्या कर सकते हो? उन दोनों के बीच का एंगल पता कर सकते हो। समझो, हमने अभी देखा क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अगर ये तुम्हें पता और ये पता हो तो तुम थीटा के वैल्यू निकाल सकते। भाई ए बी, मतलब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू सीधे दे दिया और ए का मैग्नीट्यूड दिया, बी का मैग्नीट्यूड दे के रखा और पूछ रहा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, ये बता देगा cos थीटा कितने के बराबर होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। ए क्या है? दिस ए रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
इस बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस आल्सो। वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ उसको मॉड लगाओगे, मॉडुलस लगाओगे तो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। या फिर वेक्टर मत लगाओ, सीधे वैल्यू लिख दो, ए एंड बी अल्फाबेट लिख दो, दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से तुम पता कर सकते हो सीधे एंगल। ठीक है, अब समझना, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं? सॉरी, हाँ, दो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं, मैग्नीट्यूड का समान दोनों उल्टा बोल दिया, सुनो सुनो, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनके बीच में क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, अब समझना, यहाँ से लिखना इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू, इसको हाँ ऐसे लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ऐसा कुछ है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा यहाँ 90 डिग्री है, ये वैल्यू कितना होगा, ए डॉट बी 0 होगा। ए डॉट बी 0 कहने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, जो मैंने बताया था, आई और जे एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उनका वेक्टर क्या है, 0। या फिर और ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में उसका प्रोडक्ट, कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में उसका प्रोडक्ट, और कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब इस यहाँ से किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, जैसे तुमको इस यहाँ पे 6 टर्म यूज हो रहे हैं, यहाँ पे कितने टर्म यूज हो रहे हैं, 6 टर्म, इस 6 में से 5 दे देगा, छठा तुमसे पूछ लेगा, जैसे इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी दे दिया, ये गायब करके ये दे दिया, तो और ये तुमसे पूछेगा और बोलेगा दो ऐसे वेक्टर है जिनमें 90 डिग्री का एंगल है, तो बताओ ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो तुमको वो कैलकुलेट करना है। जैसे अभी एक सवाल करेंगे, तो ये एक तुम्हारा एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन से तुम क्या पता कर सकते हो, एंगल पता कर सकते हो। और दूसरा केस क्या, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो इसका क्या मतलब होता है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू, थीटा 0 आया, इसका मतलब है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर थीटा 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पैरेलल है। हो गया, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन था, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम एंगल निकाल सकते हैं। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है समझना, डॉट प्रोडक्ट is used to find component of one vector on another vector। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर हमें दिया हुआ है, उसमें क्या करना, हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकालना है। पहले हम जो कंपोनेंट निकाले थे ना, वो कहाँ पे निकाले थे, एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर तुमसे इस तरीके का सवाल पूछ दिया कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और तुम्हें पता करना है
बी वेक्टर का कंपोनेंट ऑन ए वेक्टर, मतलब बी का शैडो ए पे जो बनेगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। वो हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं किससे, डॉट प्रोडक्ट से। समझना किस तरीके से, अगर ए डॉट बी दिया हुआ है तुम्हें, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, देख सकते हैं। अब समझना, ये जो टर्म है बी कॉस थीटा, दिस विल रिप्रेजेंट, बी कॉस थीटा कहने का मतलब है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो अगर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर तुमको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका ये निकालो, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालो और ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो तुमको क्या करना है, बी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है कहाँ पे, ए वेक्टर पे। तो कैसे निकालेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज गिविंग कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। आ रही बात समझ में, बी कॉस थीटा तुमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्योंकि पहले हम क्या लिख रहे थे, पहले हमारा था कुछ इस तरीके का, समझना, ये ए वेक्टर था और इधर इसका कंपोनेंट ले रहे थे, तो ये ए कॉस थीटा, अगर ये थीटा था तो ये कॉस थीटा था, और ये ए कॉस थीटा को क्या लिख रहे थे, ए एक्स लिख रहे थे, क्योंकि इधर इसका डायरेक्शन किधर था, एक्स की तरफ था। वैसे ही अगर बी कॉस थीटा लोगे, बी कॉस थीटा कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो ये क्या देगा, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, क्योंकि ए के डायरेक्शन में। अब थोड़ा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इसका मतलब क्या है, समझना। जैसे दो वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, और तुमसे पूछ क्या रहा है कि इस बी का शैडो बनाना है ए पे। इस बी का शैडो कहाँ पे बनाना है, ए पे। शैडो बनाने का मैंने तरीका बताया, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके बराबर होगा, बी कॉस थीटा के बराबर होगा। मतलब बी का शैडो कहाँ पे, ए पे, बी का शैडो ए पे, उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आ रही बात समझ में, किसी कोई कंफ्यूजन, किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कंफ्यूजन है किसी को, समझ में आ रहा है तो नहीं बोलो, आगे बढ़। समझ में आ रहा है हाँ ना, सर। वैसे ही हम उल्टा भी कर सकते हैं। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये जरूरी थोड़े है कि हम बी कॉस थीटा ही लिखेंगे, हम इसको ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब ए कॉस थीटा लिखोगे तो बी से इधर डिवाइड करोगे, ए कॉस थीटा इधर लिख रहे हो तो इसको क्या करोगे, बी से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या देगा, दिस ए कॉस थीटा इज बेसिकली व्हाट, दिस ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब इस बार ए का कंपोनेंट ले रहे हैं बी पे, तो कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। अब समझ लो, जिसका कंपोनेंट लेना होता है ना उसके अपोजिट वाले वेक्टर से नीचे डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट किसका ले रहे हैं, ए का, किस पे, बी पे। तो अगर बी पे कंपोनेंट ले रहे हो तो बी से डिवाइड करो, ठीक है ना। बी पे कंपोनेंट ले रहे हो तो किससे डिवाइड करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे। अगर पहले क्या कर रहे थे, ए पे कंपोनेंट ले रहे थे बी का, तो ए से डिवाइड कर रहे थे। इसका डायग्राम कैसे शो करोगे, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। अब समझना है यहाँ पे क्या करना है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे लेना है। मतलब इस बार जो 90 डिग्री का ड्रॉ करोगे वो कहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से, इस फेस से यहाँ पे शैडो बनाओगे और ये 90 डिग्री, दिस विल गिव, यानी ये जो लेंथ होगा ए कॉस थीटा, दिस ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई बी। क्लियर है। तो ये जो हाँ बी सर। वेक्टर है वो किधर है, बी वेक्टर ए के साथ कितने एंगल पे था, थीटा एंगल पे था। तो इस बी का शैडो ए की तरफ कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, इस ए का बी पे कितना शैडो बनेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन
to find component of one vector on another vector. जैसे कुछ प्रॉब्लम करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे। लिखना find out angle between find out angle between find out angle between a vector equals to 3i cap plus 2j cap and b vector 2i cap minus 3j cap. Find angle between vector a vector 3i cap plus 90 2j cap. डिग्री 90 डिग्री आ रहा है। नाइन्टी डिग्री आ रहा है ना? क्योंकि इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे ए डॉट बी अगर करोगे तो ए डॉट बी हम कैसे लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई जेड वाला टर्म नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -6 यानी 0। जैसे ही ए डॉट बी 0 आ गया, ए डॉट बी 0 आने का मतलब ये टर्म 0 आने का मतलब क्या हो गया कि जो थीटा होगा इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखना if angle between two vectors is 90 degree, if angle between two vectors is 90 degree, then find value of p, then find value of p a is equal to 2i plus 2j plus pk सब फाइंड वैल्यू ऑफ find value of p find value of p where if a is equal to 2i plus 2j plus pk and b is equal to I plus j plus k. -4 कितना आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कितना आएगा -4 आएगा। क्यों? क्योंकि अगेन क्या करोगे तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है ax ay सॉरी ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अगर ये 0 के बराबर होता है तो एंगल कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये 0 हुआ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब तुम्हें करना है क्या मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 के साथ करोगे 2 को अगेन 1 के साथ करोगे, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 के साथ करोगे अगेन ये 2 देगा। इधर p को 1 के साथ करोगे तो प्लस p 0 के बराबर, तो p विल बी -4। अगर यहाँ पे -4 होता तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता, इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 होता या फिर उन दोनों के बीच का एंगल 0 होता। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इस तरीके कुछ दे सकता। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था या प्रीवियस वाले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझना। इफ a vector is equal to 2i plus 3j and b vector is equal to I plus 5j लिख दो, then find component of b vector on a vector। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तुम्हें पता क्या करना है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर मतलब तुमको बी कॉस थीटा पता करना है। ठीक है? कंपोनेंट ऑफ बी का क्या मतलब है 17/√13 17 बाई
रूट 13 17/√13। सर 17/√13। तो तुम्हें करना क्या था, बी कॉस थीटा निकालना था, और बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब ए डॉट बी करोगे मल्टीप्लिकेशन इधर इधर, तो दिस विल बी 2 प्लस कितना 15 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है ना, तो दिस विल बी 17 बाई इसका कितना आ रहा है, रूट 13। ठीक है, ये तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ बी का ए। सिमिलरली ए का बी पे निकाल सकते हो, बस तुमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट का तुम्हारा मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, और मैंने फिजिक्स में जो एप्लीकेशन होगा बताया, 2 एग्जाम्पल दिया हो, और आगे जाएंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट इजिली कैलकुलेट हो जाए, कभी भी दिया हुआ हो। अगर नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि वेक्टर इंपॉर्टेंट है, वेक्टर पीछा नहीं छोड़ता है। वेक्टर 11th 12th कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सवाल आते रहेंगे, इसलिए जो तुम्हारा वेक्टर है वो वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड टाइप है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज आल्सो वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो स्केलर नहीं होता है पिछले केस की तरह। वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हम समझना, अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर से, बीच में क्रॉस है, क्रॉस, पिछले वाले केस में डॉट था इसलिए डॉट बोल रहे थे। अब ये होता क्या है, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ये जो है मैग्नीट्यूड है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर कैप लगा हुआ है, एरो नहीं लगा हुआ है। कैप या हैट लगने का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यानी ये एन क्या है, ये एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एन वेक्टर क्या है, समझना, एन वेक्टर क्या है, इट इज ए यूनिट वेक्टर। ये क्या है तुम्हारा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया ना, दिस रिजल्ट इज आल्सो व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये एन जो है, एन कैसे निकालेंगे, इनका जो डायरेक्शन है ये कैसे निकालेंगे। देखना, यहाँ पे क्या बोला हुआ कि एन जो यूनिट वेक्टर है, ये ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है। मतलब अगर तुमको 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक ये ए वेक्टर है और एक वेक्टर दिया हुआ था बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट करा। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कितना, ए बी साइन थीटा बता देगा सीधे मैग्नीट्यूड। लेकिन जो डायरेक्शन आएगा, वो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, एन कैप रिप्रेजेंट करता है। अब एन कैप किधर होगा वो पता करते हैं। अब कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि जो एन कैप है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ए पे भी परपेंडिकुलर है, या तो इधर की तरफ हो सकता है या तो इधर की तरफ हो सकता है, और साथ ही साथ बी पे भी परपेंडिकुलर है। बी पे परपेंडिकुलर मतलब इधर के या इधर के साथ, ऐसा कोई सिचुएशन मैंने बोला। अब समझना हो क्या रहा है कि अगर ये एन कैप ड्रॉ कर रहे हो, मान लो ये एन कैप का डायरेक्शन है, तो अगर ये एन कैप लोगे ना, तो ए के साथ वो परपेंडिकुलर है अभी, लेकिन बी के साथ नहीं है। अरे बात समझ में, अगर मैंने ऐसा एन कैप ड्रॉ कर दिया, ये सारे पॉसिबिलिटी हटा दो, मैं कौन सा पॉसिबिलिटी अभी कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी। तो ये जो एन कैप है ना, ये ए पे परपेंडिकुलर तो है लेकिन बी पे परपेंडिकुलर नहीं है।
सिमिलरली अगर मैं ये लेता या फिर इधर लेता, ये इधर लेता, तो क्या होता, बी पे परपेंडिकुलर आ जाता, ए पे परपेंडिकुलर नहीं आता, ए पे परपेंडिकुलर आता, बी पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। मतलब एक चीज की गारंटी है कि वो जो एन कैप है वो इस प्लेन में नहीं होगा। मतलब अगर ए और बी इस प्लेन में रखे हुए हैं, मतलब बोर्ड के प्लेन में दो वेक्टर है, कौन सा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो एन कैप होगा दैट विल नॉट बी इन दिस प्लेन, वो इस प्लेन के बाहर होगा, तभी जाकर के वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि वो ए पर भी परपेंडिकुलर हो, बी पर भी परपेंडिकुलर। अब समझना, अगर मैं यूनिट वेक्टर इधर की तरफ ले लूं, इधर बाहर की तरफ, तो ये जो यूनिट वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और दिस इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। आ रही बात समझ में, इस पे परपेंडिकुलर है, ए पे भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये कहाँ देख रहा है, बोर्ड के प्लेन के बाहर, इस पे भी परपेंडिकुलर है, बोर्ड के प्लेन के बाहर। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है बोर्ड के प्लेन के अंदर, बोर्ड के प्लेन के अंदर भी ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अगर मैं ले रहा हूँ तो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। आ रही बात समझ में, मतलब कहना का क्या है कि अगर जो कंडीशन पिछला वाला है उसको कंसिडर करोगे कि जो यूनिट वेक्टर है वह दोनों पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। कब परपेंडिकुलर होगा, जब यूनिट वेक्टर ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। आ रही बात समझ में, तो अब ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर पॉसिबल है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, उन दोनों में से कौन सा लेंगे। अब उन दोनों में से पता करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के हेल्प से हम पता करते हैं कि वेक्टर ए और बी से बाहर की तरफ जाएगा, ए और बी के प्लेन के बाहर की तरफ जाएगा, या फिर ए और बी के प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो हम क्या बोलते हैं, लिखना उसी में एन से, एन के लिए जो लिखे थे ना, एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड उसके नीचे लिखना एंड डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर, द एन कैप इज कैलकुलेटेड with the help of right hand rule. With the help of right hand rule. एक और रूल होता है जिसको स्क्रू रूल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों रूल में कोई एक याद रखोगे काम बन जाएगा, दोनों याद करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई एक याद रखो, या तो राइट हैंड रूल याद रखो या फिर स्क्रू रूल याद रखो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं अभी तुमको बताऊंगा राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल नहीं बताऊंगा, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कैलकुलेट दोनों से कर सकते हैं, दोनों इजी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम हमेशा क्या यूज करें, राइट हैंड रूल यूज करें। राइट हैंड रूल यूज करना सिंपल होता है। अब समझना क्या हो रहा है, हमें इन वेक्टर का, इन कैप का डायरेक्शन पता अब करना कैसे होता है। देखो क्या करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट लेना था, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जहां बी वेक्टर रखा हुआ है ना, वहां से उठा करके ला करके अगेन इसके टेल पे रख देंगे, ठीक है। मतलब दोनों वेक्टर को ऐसे अरेंज कर देंगे। दोनों वेक्टर को ऐसे जब अरेंज करोगे, तुम्हें क्या करना था, तुम्हें कैलकुलेट करना ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, किधर आएगा, अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। ये पता करने के लिए क्या करते हैं, समझना, ए क्रॉस बी में ए पहले है, तो ए पे ऐसे हाथ रखते हैं, कौन सा हाथ, राइट हैंड रखेंगे। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो ए पे ऐसे हाथ रखेंगे, राइट हैंड, ठीक है। इस राइट हैंड को अब जो कर्ल है ना, ये फिंगर का कर्ल किधर करेंगे, बी की तरफ, ठीक है ना। अब कोई ऐसे रख देगा तो बी की तरफ वो कर्ल नहीं होगा, बी के अपोजिट में कर्ल होगा। तो हाथ को ऐसे रखेंगे कि वो कर्ल किधर हो, बी की तरफ कर्ल हो जाए, क्योंकि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, मतलब ए पे हाथ रखेंगे, कर्ल किधर करेंगे, बी की तरफ। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एन कैप का डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में, मतलब अगर तुमको ए बी ऐसे अरेंज करके दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, प्लेन के, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर या बोर्ड के प्लेन के अंदर। कैसे पता करेंगे, हाथ रखा, कर्ल करा, ए पे हाथ रखा, कर्ल करा बी की तरफ, थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर की तरफ, यानी एन कैप जो होगा वो इस बोर्ड के प्लेन के क्या होगा, बाहर होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है, राइट हैंड रूल क्लियर है, हाँ सर। कोई कंफ्यूजन। हाँ सर। तो हमेशा इसको कैसे करते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, यहाँ से जब डायरेक्शन निकालोगे गिवन फिगर के अकॉर्डिंग, तो एन कैप जो है उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर है या जो भी फाइंडर है जो एन कैप पता करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए क्या होगा, ऑब्जर्वर की तरफ होगा। या फिर अगर तुमको ऐसा दे दिया इसका डायरेक्शन, अगर तुमको बी क्रॉस ए दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया तुमको, बी क्रॉस ए दे दिया, तो अगर बी क्रॉस ए दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप समझो, पहले कौन सा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हाथ किस पे रखेंगे, बी पे, और कर्ल किधर करेंगे, ए की तरफ। तो अगर हाथ ऐसे रखोगे कर्ल करोगे तो घूमेगा नहीं, ठीक है। अब हाथ ऐसे रखेंगे तब वो बी की तरफ, ए की तरफ कर्ल होगा। बी पे हाथ रखना है, ए की तरफ कर्ल करना है। बी पे हाथ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बी पहले है, ठीक है। तो अब ऐसे तो रखोगे नहीं क्योंकि ऐसे कर उल्टा कर्ल होगा, इसलिए अगर इधर रखोगे उल्टा ऐसे थंब अंदर की तरफ, अब ये ए की तरफ कर्ल हो सकता है, यानी अब थंब का जो डायरेक्शन वो किधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, यानी बी क्रॉस ए जो है इसका डायरेक्शन किधर है, इसका जो एन कैप है ये है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो राइट हैंड रूल यूज करके हम कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं जिनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका डायरेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। बस करना क्या होता है, जो वेक्टर पहले दिया हुआ है ए वेक्टर, सर तो ए पे हाथ रखेंगे, बोलो। ए और बी के अंदर एंगल 180 डिग्री होगा तो कुछ समय हाथ घुमाऊंगा। 180 डिग्री होगा, हाँ, ए और बी के बस एंगल। अच्छा बढ़िया सवाल है। चलो अगर ऐसे दिया हुआ है ए बी साइन 180, बताओ कितना होता है, 0। बस काम खत्म, निकालने की जरूरत है। नहीं तो आप तो बोला था वेक्टर से 0 से जो डायरेक्शन निकला था वो तो डायरेक्शन होगी, मैंने जितने भी अरे तरफ। हाँ ये है ना तुम्हारा ए डॉट बी साइन 180 तुमने निकाला, ये कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब ये क्या है तुम्हारा, हाँ, जीरो वेक्टर है। और जीरो वेक्टर के लिए मैंने बताया था कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, याद है। ठीक है। जीरो वेक्टर जब हाँ, एक्सप्लेन कर रहे थे तो बताए थे ना कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इनडिटर्मिनेट होता है, उसका डायरेक्शन हम अनडिफाइंड करके रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तुमने जो ठीक है। सवाल पूछा इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो तुमने पूछा ना कि सर अगर 180 डिग्री होगा तो किधर की तरफ घुमाएंगे, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीरो को हमने एक वेक्टर माना है, ठीक है ना। और जीरो को वेक्टर मान करके हमने उसका डायरेक्शन जो दिया है वो क्या दिया है, अनडिफाइंड डायरेक्शन दिया हुआ है। आ रही बात समझ में, अब दोनों चीज तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि जीरो को हम वेक्टर क्यों बोलते हैं, और साथ ही साथ ये अनडिटर्मिनेट डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि उसके लिए कोई इधर भी ऐसे भी मोड़ सकता है, हाथ रख दिया, अगर दिया हुआ है ए वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर दिया हुआ है इधर की तरफ, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इधर कर्ल करो बाहर की तरफ, इधर से कर्ल करो अंदर की तरफ, दोनों पॉसिबिलिटी सही है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। क्लियर। ठीक है सर। अब दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर में हम एंगल कौन सा लेते हैं समझना। अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो यहाँ पे दो एंगल पॉसिबल है, ये एक थीटा और ये एक फाई। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल कंसीडर करोगे, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल तो डिफाइंड है, इनमें से कौन सा हम एंगल लेंगे, कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे। थीटा को हम हमेशा क्या करते हैं, टेल टेल के बीच में बनने वाला छोटा एंगल, टेल टेल के बीच में बनने वाला स्मॉलर एंगल, या फिर हेड हेड के बीच में बनने वाला स्मॉलर एंगल। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो हमारा काम क्या होता है, या तो उसको टेल टेल को उठा करके एक पॉइंट पे रखेंगे, या फिर उसके हेड हेड को उठा करके एक पॉइंट पे रखेंगे। आ रही बात समझ में, ऐसा नहीं है कि ये दिया हुआ है सर और इस तरीके का दिया हुआ है हम एंगल बता दिए सर दिस इज द एंगल, मे बी वो करेक्ट हो सकता है गलत भी हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे, देन दिस विल गिव एंगल थीटा, या इसको उठा करके क्या करोगे, इसको नीचे स्लाइड कर दो, सो दिस विल गिव एंगल थीटा। आ रही बात समझ में। तो इसलिए कभी गलती ना हो, कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं, या तो टेल टेल के बीच को मैच करते हैं या फिर हेड हेड को मैच करेंगे, मिलाएंगे, और उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये नोट में लिख सकते हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स
is the angle is the smaller angle made between them when they are placed such that their tail is at a point, their tails are at a point, or their heads are at a point. दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, या तो टेल यूज करो या तो हेड यूज करो। इसका डायग्राम मैं ऊपर बना दे रहा हूँ। दो वेक्टर है, ए टेल मैच करवाएंगे, एंगल बताएंगे। दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। या फिर अगर तुमको ऐसा दिया हुआ, ये दो वेक्टर है तो इनके बीच का जो एंगल होगा, दिस इज द एंगल, ठीक है ना। ये एग्जांपल है दोनों। ऐसे अगर करोगे कभी भी गलती नहीं होगा एंगल निकालने में, थीटा रिप्रेजेंट करने में। और अगर ऐसे करके नहीं करोगे तो मे भी कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसी के लिए कोई ऐसा देख लेता, ठीक है ना, अगर ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके किया हुआ है, ऐसा वेक्टर, ये वेक्टर सॉरी, इस तरीके का वेक्टर, तो यहाँ से जो एंगल रिप्रेजेंट करोगे वो गलत हो सकता है, ध्यान देना। क्योंकि देखो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका हेड टेल मैच कर रहा है। तो अगर गलती से तुमने ये एंगल लिख दिया थीटा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा देखोगे, ये गलत है एंगल, ये थीटा नहीं है, दिस इज थीटा, ये थीटा है तुम्हारा। आ रही बात समझ में? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा उस पर भी ध्यान देना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलो तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। प्रॉब्लम्स कर रहे हो किसी मॉड्यूल या बुक से? बेसिक मैथमेटिक्स देखो, अभी कुछ ऐसा लग रहा होगा ना कि कुछ पढ़ने को तो है नहीं फिजिक्स में, क्योंकि सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इजी पोर्शन है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है। फिर बाद में होता क्या है कि बेसिक मैथमेटिक्स का अगर यूज आ गया तो वो कर ही नहीं पाते वहां पे। तो तुम्हारा काम क्या होगा ना, कोई भी बुक उठा लो, उसमें से आसान आसान मैथ जो है वो सॉल्व कर लो, जो जो जिस टाइप का मैंने पढ़ाया उस तरीके का सॉल्व करके रखो, ताकि जो भी फॉर्मूला है या जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो मिस ना हो। ताकि अगर मैथ वीक रहेगा तो फिर फिजिक्स तो ऐसा ही वीक हो जाएगा, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं चलेगा। तो अभी होता क्या है कि अभी बच्चे फ्री फील करते हैं कि सर तो कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, फिजिक्स में तो बस मैथ चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, तो सवाल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, सवाल करना है। बेसिक मैथमेटिक्स का इतना प्रॉब्लम कर लो या फिर वेक्टर का इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर लो कि उसका जब यूज फिजिक्स में हो तो दिक्कत ना हो तुम्हें। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।